नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे मनोविज्ञान का, और इसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं और 15 में से स्कोर क्या आया आपका वो जरूर कमेंट करना है। और एक बात मैं वो क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चंस का लेवल एकदम अच्छा रखा गया है, सिर्फ टाइम पास नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिद्धांत दे दूं और बराबर किसने दिया वो पूछ लूं, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। 2022 का पेपर उठा के देख सकते हो आप, 2021 का पेपर उठा के देख सकते हो। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, उसी लेवल के क्वेश्चन आपके सामने है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 15 में से स्कोर जरूर कमेंट करें अपना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। रीट में अच्छा कंटेंट आपको यहां पर मिल रहा है और एकदम फ्री और निःशुल्क मिल रहा है, जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसके आधार पर होता है। ऑप्शन आपके सामने है, अपने उत्तर जो है सोच लें। ठीक है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना वो होता है आपका जो है स्कूल में। ठीक है, वैसे तो हर जगह होता है लेकिन अपन स्कूल से रिलेटेड है तो स्कूल में विद्यालय स्तर पर होता है। कहां पर होता है? विद्यालय स्तर पर होता है। ठीक, अब जो ये क्रियात्मक अनुसंधान है इसका जो उपकल्पनाएं बनती है, उपकल्पनाएं होती है जो मतलब जिसके बारे में अपने को जो है जो भी चीजें अपने को समाधान ढूंढना है, जिसके बारे में अपने को अनुसंधान करना है, उनसे रिलेटेड जो परिकल्पना या उपकल्पनाएं बनती है उनका निर्माण होता है समस्या के कारणों पर आधारित। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है कि कौन सी समस्या अपने सामने आ रही है, उसका क्या जो है हम समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना पढ़ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख मिलता है? आरटी 2009 में जो है अध्यापक के जो है दायित्वों का उल्लेख कौन सी धारा में मिलता है? तो ये धाराएं आपको कैसे न कैसे याद होनी चाहिए। तो देखो, धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 एसएमसी का प्रावधान होता है। किसका? एसएमसी को, जिसको कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 21 क्या कहती है कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी होगी, तो ये कहती है धारा 21। धारा 24 क्या कहती है कि अध्यापकों का जो दायित्व है वो धारा 24 में उल्लेखित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अध्यापकों का दायित्व कौन सी धारा में उल्लेखित है? 24वीं में। धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है कि जो है परीक्षा के समापन पर प्रमाण पत्र प्राप्त करना। परीक्षा के समापन पर प्रमाण पत्र। ठीक है, दूसरी फिर है धारा 31। धारा 31 कहती है कि जो आपकी शिक्षा, जो विद्यालय की जो मतलब शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा का जो है ना, विद्यालयी शिक्षा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। शिक्षा की मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग होता है एक प्रकार से जांच होनी चाहिए। ठीक है, समय समय पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि विद्यालय शिक्षा कैसी चल रही है, वो धारा 31 में जो है आपकी उल्लेखित है। तो कुल मिला के जो है अध्यापकों का दायित्व पूछा था तो वो हो जाएगा आपका 24 में सॉरी। ठीक है, 25 का नाम आ गया तो 25 के बारे में भी बता देता हूं मैं। 25 में क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात है। क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात कि कितने छात्र पर कितने शिक्षक होने चाहिए। एक आपको ध्यान रखना है धारा 28। कौन सी धारा? 28 पर प्राइवेट ट्यूशन पर रोक है। प्राइवेट ट्यूशन पर, यानी कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको ट्यूशन नहीं करवा सकता। ठीक है, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ध्यान रखना, प्राइवेट ट्यूशन पर क्या है? रोक। कौन सी धारा में? धारा 28 में। तो ये आपको कुछ धाराएं याद होनी चाहिए। यहां पर आपका जो है मतलब सिर्फ ट्यूशन करने से नहीं है, यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी मिलती रहती है। इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा होगा लाल कलर में, अभी तो ब्लैक आने लग गया, पहले लाल आता था। ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाइए, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और डेली क्लासेस देखिए। कुछ ना कुछ देखो, 20-25 मिनट की क्लास होती है, 2 गुना की स्पीड से देखोगे तो 10 मिनट की क्लास होगी और उसमें आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी ही मिलेगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक है वो जैविक नहीं है? ये ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका आपको, वापस देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है? जैविक का मतलब हो गया जो जन्मजात हो। क्या हो? जन्मजात हो। ठीक है, तो अब देखो, भूख, क्या भूख जैविक है? बिल्कुल भूख जैविक है। प्यास भी जैविक है, बिल्कुल।
पुरस्कार जैविक नहीं है, पुरस्कार जैविक नहीं है, पुरस्कार है आपका बाह्य जो है अभिप्रेरक है। ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरक है, ये जैविक नहीं है। बिना पुरस्कार के भी आप रह सकते हो, लेकिन भूख के प्यास के बिना जो है मतलब नहीं रह सकते आप, ठीक है। विश्राम, विश्राम का मतलब एक प्रकार से नींद या निद्रा भी मान सकते हो आप, तो ये भी जो है आपका जैविक है, ये आपको बहुत जरूरी होता है जीने के लिए आवश्यक। जैविक को एक जन्मजात के अलावा ये भी मान सकते हो जीने के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है। तो पुरस्कार जीने के लिए आवश्यक जरूरी नहीं होता, तो बाह्य अभिप्रेरक हो गया ये, तो नहीं पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? वंचित समूह के विद्यार्थियों को, वंचित समूह का मतलब हो गया आपका एक प्रकार से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से थोड़े से वंचित हो, शारीरिक रूप से क्या हो और मानसिक रूप से वंचित हो, उनको भी जो है सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि उनमें जो ना ऐसा फील ना हो उनको कि यार हमारे लिए अलग से चल रहा है, मैं तो ये जो है शारीरिक रूप से मान लो किसी के एक हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो उनको ये फील ना हो कि यार मेरे में कुछ कमी है। इसलिए उन जो है ना विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय कौन सी शिक्षा से? तो अपने टॉपिक एक ही है, समावेशी शिक्षा, और उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं समावेशी प्रक्रिया। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना स्कोर काउंट करते रहें। फिर आता है वंश कर्म के बीज कोश की निरंतरता के नियम। ध्यान रखना, नियम का नाम है बीज कोश की निरंतरता का नियम, उसके प्रतिपादक कौन है? तो जो बीज कोश की निरंतरता का नियम है उसके प्रतिपादक है आपके बीज, बीज से देखो बीजमैन, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। बीज कोश तो बीजमैन, उत्तर हो जाएगा बीजमैन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक लेमार्क, यहां पर जो लामार्क लिख रखा है वैसे इनका नाम है लेमार्क। लेमार्क ने दिया था उस गुण का, उस जो सिद्धांत का नाम बता देता हूं मैं, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत, स्थानांतरण का सिद्धांत, स्थानांतरण का सिद्धांत, ये आपका किसने दिया? तो ये दिया आपका लेमार्क ने। डार्विन ने क्या दिया? डार्विन ने एक प्राचीन सिद्धांत दिया था कि जो शक्तिशाली है ना, डार्विन का एक कथन बता देता हूं कि शक्तिशाली जो है अपने वंश की स्वयं रक्षा करता है, ठीक है। शक्तिशाली अपने वंश की क्या करता है? स्वयं रक्षा करता है। ये बात की थी किसने? जो है डार्विन ने। मेंडल को आपको पता है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, किसका? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है किसको? मेंडल को, ठीक है। और बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा आपका बीजमैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अगर आपकी लेवल थोड़ी सी डीप है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, असुमेलित छांटना है, मतलब जो गलत जो है वो छांटना है। हिपोक्रेटस इन्होंने क्या दिया था? व्यक्तित्व के वर्गीकरण है। ये क्या है? आपके व्यक्तित्व के वर्गीकरण है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण है। अब देखो बात करें हिपोक्रेटस की। हिपोक्रेटस ने जो है 4 प्रकार बताए, ऊपर लिख देता हूं मैं। सबसे पहले इन्होंने बताया आपका कोलेरिक। क्या बताया? कोलेरिक, नाम ध्यान रख लेना। दूसरा जो इन्होंने बताया वो बताया आपका सेंग्विन। क्या बताया? सेंग्विन या सेंग्वाइन, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बताया वो क्या बताया? मेलनकोलिक, ठीक है। इनका वैसे हिंदी में अलग नाम होते हैं पित्तरस, लेकिन आपको इंग्लिश नाम ही हमेशा याद रखना है। बाद में इन्होंने बताया फ्लेगमेटिक। चौथा कौन सा बताया? फ्लेगमेटिक। अब देखो सेंग्विन, तो सेंग्विन ये रहा, मतलब ये तो सही है बिल्कुल, पहला तो क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बात आती है क्रेसमर की, कि क्रेसमर ने क्या क्या बताया। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स नहीं हो जाए। क्रेसमर के जो है इनके भी कितने आपके 4 वर्गीकरण है। सबसे पहला पिकनिक, ठीक है, कौन सा? पिकनिक। दूसरा जो है आपका वो इन्होंने बताया, वो बताया एस्थेनिक। नाम ध्यान रख लेना, छोटे छोटे नाम जो है इंग्लिश नाम जो है ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके। तीसरा बताया एथलेटिक, ठीक है। और चौथा जो बताया मैं यहां लिख देता हूं, चौथा डाइप्लास्टिक। क्या बताया? डाइप्लास्टिक। क्या ये नाम इससे मिल रहा है? देखो आप बोलोगे ये रहा, लेकिन ये नहीं है, ये एस्थेटिक जो है, ये एस्थेटिक है और ये एस्थेनिक है। तो यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, असुमेलित हो गया डी। एस्थेटिक का मतलब होता है आपका कलात्मक, और ये जो है इनका नहीं है वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण इससे मिलता जुलता नाम एस्थेनिक है, एस्थेटिक नहीं है, ठीक है। एस्थेटिक किसका है? एस्थेटिक है आपका जो है स्प्रेंजर का, जो तीसरा ना उसका ही है ये, ठीक है। बाकी जो है तीसरे के जो है ना स्प्रेंजर के और भी है थ्योरेटिकल, ये भी इन्हीं का ही है।
स्प्रेंजर के मैं लिख देता हूं, पिंक कलर से लिख देता हूं। स्प्रेंजर ने बताया आपके सबसे पहले बताया सैद्धांतिक। कौन सा? सैद्धांतिक। देखो हर चीज डिटेल से ही बताई जाएगी। सैद्धांतिक को कहते हैं थ्योरेटिकल, तो ये हो गया। दूसरा जो इन्होंने बताया वो हो गया आर्थिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बताया आर्थिक के बाद में वो कलात्मक। कौन सा? एक मिनट सही लिख देता हूं, कलात्मक। और कलात्मक भी क्या इन्हीं का ही है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्थेटिक कहते हैं। ये एस्थेटिक अलग है, एस्थेटिक कलात्मक, ये भी किसका? स्प्रेंजर का ही है, ठीक है। चौथा ऊपर लिख देता हूं। चौथा जो इन्होंने बताया वो बताया आपका सामाजिक। 6 वर्गीकरण दिए थे इन्होंने। सामाजिक मतलब सोशल। पांचवा बताया राजनीतिक, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, ठीक है। और छठा बताया धार्मिक, धार्मिक मतलब रिलीजियन। ये हो गए इनके 6 वर्गीकरण, ठीक है। और कैनन ने जो है ग्रंथियों के आधार पर बताया, तो पैराथायराइड, थायराइड जो है ये सारे के सारे इन्हीं के हैं, तो कैनन के जो है ग्रंथियों पर आधारित है, तो ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्रेसमर। क्यों? क्योंकि इनका जो है ये नहीं है। ये किसका है? ये भी तीसरे का और ये भी तीसरे का, ध्यान रखना। तो असम्मिलित हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और पेपर का लेवल यही आता है, चाहे आप पीछे के पेपर उठा के देख लें, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के बारे में जो है जो के संदर्भ में असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर सोच लें कि क्या उत्तर हो सकता है इसका। सबसे पहले देखो, यह तकनीक उचित रूप से संरचित होती है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत प्रयोज्य अपनी भावनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन देते हैं, बिल्कुल खुद की भावनाओं का जो है वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन देते हैं, आत्म प्रतिवेदन यानी खुद का, तो ये भी सही है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का गुणात्मक विश्लेषण होता है, तो देखो इसके अंतर्गत जो है व्यक्तित्व का जो है गुणात्मक विश्लेषण नहीं होता, क्योंकि अपन स्वयं अपना प्रतिवेदन देते हैं, तो इसमें जो है गुणात्मक विश्लेषण सही से नहीं हो पाता, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर इसमें अनुक्रिया को उसके मूल रूप से स्वीकार किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 कि बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों, अशक्त का मतलब हो गया जो कमजोर है, के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 70 से कम होती है, बिल्कुल। बौद्धिक रूप से अशक्त जो मंद बुद्धि जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, तो बिल्कुल होती है। फिर ऐसे व्यक्तियों के अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता पाई जाती है, बिल्कुल। ये अनुकूलित व्यवहार मतलब किसी के अनुकूल नहीं हो पाते जल्दी से। अनुकूलित व्यवहार में क्या पाई जाती है? न्यूनता पाई जाती है। ये अशक्तताएं सामान्यतः 18 वर्ष की आयु के पश्चात दिखाई देती है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है आपकी, ठीक है। जो अशक्तताएं हैं, ठीक है, क्या है? जो अशक्तताएं हैं वो आपकी 18 वर्ष से बाद में दिखाई देती है, कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई अगर 10 साल का भी बच्चा है तो भी आपको पता चल जाता है कि ये मानसिक रूप से किस लेवल पर है, तो ये 18 वर्ष के पश्चात दिखाई देती है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, तो अपने को असत्य बताना था, तो उत्तर हो गया सी। ऐसे बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में न्यूनता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, तो ये तीनों सही हो गए। चौथा गलत हो गया और गलत ही बताना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होती है। एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होती है, क्या क्या चीजें दृष्टिगत होती है एक प्रतिभाशाली बालक में? अंतर्भूत अभिप्रेरणा और आत्मसम्मान का उच्च स्तर, बिल्कुल एकदम एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। एक प्रतिभाशाली बालक में आत्मसम्मान भी होता है और एक कॉन्फिडेंस भी होता है, बिल्कुल सही है। सूचना प्रकरण की उच्च गति, मतलब कोई बातें कहना समझना जो है, सूचना जो प्रकरण है उनकी जो है गति उच्च होती है, बिल्कुल। सामान्यकरण और विभेदन की योग्यता, मतलब कोई चीज को समझने में जो है उनमें विभेद करने की योग्यता भी होती है, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी जो है आपकी क्या है? प्रतिभाशाली बालक की जो है विशेषताएं हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है? मतलब एक अध्यापक जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को आधार मानकर जो है शिक्षण करा रहा है, उससे क्या अपेक्षित नहीं है? कक्षा का सीमित आकार, बिल्कुल। कक्षा का सीमित आकार होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। छात्रों को रुचि के अनुसार गृह कार्य दें, बिल्कुल। छात्रों को स्वयं अध्याय के लिए छोड़ दें, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दें, तो ये तो कभी भी अपेक्षित नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर बच्चों में उनके अभिभावकों से संवाद करें, बिल्कुल, लेकिन जो है उनको स्वयं अध्याय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उनको जो है गाइड करते रहना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैं वापस बता देता हूं आपको।
फिर किसने बुद्धि को संबंधों को देखने और सह संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता कही। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ये परिभाषा है और इंपॉर्टेंट बनती है, ध्यान रख लेना। किसने कहा बुद्धि के बारे में कि बुद्धि जो है वो संबंधों को देखने और सह संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता है। इस रूप में जो है बुद्धि को किसने परिभाषित किया, ध्यान रख लेना, उत्तर होगा स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन ने जो है क्या दिए थे, द्विकारक सिद्धांत भी इन्हीं का है बुद्धि का। कौन सा सिद्धांत, द्विकारक। और त्रिकारक सिद्धांत भी किनका है, इन्हीं का है। त्रिकारक भी इन्हीं का है। और एक कारक सिद्धांत किनका है, बिन्ने का। एक कारक सिद्धांत किसका है, बिन्ने का है। तो ध्यान रखना, संबंधों को देखने और सह संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता बुद्धि को किसने कहा, स्पीयरमैन ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है। अवाचिक जिसको अशाब्दिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अशाब्दिक। और एक चीज ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं। अवाचिक या हम कह सकते हैं अशाब्दिक। अशाब्दिक या अवाचिक वो होता है जो क्या करता है, असाक्षर लोगों पर किया जाता है। असाक्षर लोगों पर मतलब जो है पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, उन पर ये जो है क्या किया जाता है, ये परीक्षण किया जाता है। और इसके एक मजे की बात यह है कि असाक्षर या अशाब्दिक या अवाचिक परीक्षण होते हैं ना, उनमें जो परीक्षण का नाम होता है ना, उसमें देखो आकार, आकृति, पैटर्न, संस्कृति, मुक्त, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके भूल भुलैया, ऐसे नाम मिलते हैं उसमें। हमेशा जो आपका अवाचिक या अशाब्दिक होता है ना, उसमें ये नाम तो जरूर ही मिलते हैं आपको, आकार, आकृति, पैटर्न, संस्कृति, मुक्त, भूल भुलैया। तो देखो यहां पर भूल भुलैया परीक्षण, तो ये आपका क्या है, अवाचिक है, ठीक है। केटल देखो संस्कृति मुक्त, ये भी अवाचिक है। आकार फलक परीक्षण, तो ये भी क्या है, अवाचिक है, ठीक है। एक शब्द और जोड़ लें इनमें, ड्राइंग, ड्राइंग शब्द भी मिलता है कहीं कहीं। ये शब्द मिल जाए ना तो ये मान लेना आप ये अशाब्दिक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अवाचिक कौन सा नहीं है, आर्मी अल्फा टेस्ट नहीं है। एक आर्मी बीटा टेस्ट है। कौन सा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। ये जो है आपका अशाब्दिक का, ध्यान रखना। आर्मी बीटा टेस्ट है वो क्या है, आपका अवाचनिक है या अवाचिक है, ठीक है। और आर्मी अल्फा ये आपका क्या है, वाचिक या हम कह सकते हैं शाब्दिक है। या तो क्या कह सकते हैं, वाचिक या कह सकते हैं शाब्दिक। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंक प्राप्त करने की औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उत्तर ध्यान रखना, इसका अपने हिसाब से देख लेना, मापन कहलाती है। मूल्यांकन में आपका गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों चीजें शामिल होती है, ठीक है। और मापन में केवल और केवल मात्रात्मक शामिल होते हैं। क्या होते हैं, मात्रात्मक। और नैदानिक परीक्षण होता है जिसमें जो है अधिगम कठिनाइयों का कारणों का पता लगाया जाता है। अधिगम है कठिनाई के कारणों का पता लगाया जाता है। किसका, कारणों का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है। तो ब्लूम ने जो टेक्सोनोमी दी थी ना, वो जो है आपकी 2001 के अनुसार ये पूछा। 2001 में संशोधित आई थी। कब आई थी, 2001 में क्या आई थी, संशोधित। उसका जो है वर्गीकरण पूछा है। इसका वर्गीकरण मैं बता देता हूं, वैसे आप अपना उत्तर सोच लें कि क्या हो सकता है, फिर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसमें आएगा याद करना, ठीक है। याद करने के बाद में इसमें आएगा समझना। क्या आएगा, समझना। समझने के बाद में आएगा अनुप्रयोग करना। क्या करना, अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग करने के बाद में आएगा विश्लेषण करना। क्या आएगा, विश्लेषण करना। विश्लेषण के बाद में आएगा मूल्यांकन। और मूल्यांकन के बाद में आएगा सर्जन। क्या आएगा, सर्जन या सर्जनात्मकता। और ये 2001 की संशोधित टेक्सोनोमी है, ध्यान रखना। 1986 या 84 में आई थी वो नहीं है, ये आपकी क्या है, संशोधित है। तो इसके आधार पर आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले याद करना, फिर समझना, फिर अनुप्रयोग करना, फिर विश्लेषण करना। तो पहला ही सही है इसका। यहां पर समझना पहले, याद करना बाद में, और अनुप्रयोग उससे भी पहले। यहां समझने के बाद में याद करना है, यहां विश्लेषण के बाद में याद करना है। तो ये तीनों तो गलत हो गए। उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आज का। सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सृजनात्मकता में ध्यान रखना, अपसारी चिंतन कार्य करता है। कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है। सृजनात्मकता एक उत्पाद है, बिल्कुल। सृजनात्मकता एक क्या है, आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है, बिल्कुल। सृजनात्मकता एक प्रोसेस या प्रक्रिया है।
सृजनात्मकता एक क्षमता है तो बिल्कुल है। सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, और यही नहीं पूछा है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता में दृढ़ता नहीं मौलिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मौलिकता। मौलिकता का मतलब लचीली होती है, सृजनात्मकता क्या होता है? लचीलापन होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ता नहीं पाई जाती। तो उम्मीद है आपके समझ में आएगा। 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपके जरूर बताना, और पेपर का लेवल यही रहने वाला है, इससे नीचा लेवल बहुत कम चांस में ही आता है। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।